भूगोल का यह चौथा वीडियो है। आज का टॉपिक बिग बैंग सिद्धांत है। इसके पहले जो हमारे विद्वानों ने अपनी परिकल्पनाएं दी उसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। उसका जो लिंक है ऊपर आ रहे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहां पर जाकर के वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आप रिलेट कर सकें। तो पिछली जितनी भी परिकल्पनाएं थी वो तो निराधार साबित हुई, और सबसे अधिक जो मानने जाने वाली तर्कयुक्त जो थ्योरी आज की डेट में वर्क कर रही है वो बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत हमारी परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये लगभग 1894-96 में जार्ज लेमेटियर जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते थे, इन्होंने दी। और इन्होंने यह जो सिद्धांत दिया था यह ब्रह्मांड, आकाश गंगाओं और सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। बेल्जियम आप जान रहे हैं यूरोप में पड़ता है और इसकी जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। देखिए, ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत मस्ट है, और आप सभी लोग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लें और मॉर्निंग में डेली 20 मिनट कम से कम ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को जरूर रीड करें, जिससे कि आपको ना तो केवल ज्योग्राफी में ही हेल्प मिलेगी बल्कि करंट अफेयर्स अपडेट्स करने में और साथ में अन्य विषयों को भी रिलेट करने में काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो इसलिए आप लोग एटलस को जरूर रीड करें। तो यहाँ पर एक एटलस से संबंधित आपको भी प्रश्न हम बता दे रहे हैं कि बेल्जियम जो है ये यूरोप में पड़ता है, इसकी राजधानी ब्रसल्स है, यूरोप में नीदरलैंड के साउथ में ये बेल्जियम आपको मिल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं, जो जार्ज लेमेटियर थे वो यही बेल्जियम के थे, दैट मीन्स ये यूरोप से बिलोंग करते थे, और इन्होंने ही बिग बैंग का लगभग स्टार्ट किया और ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने अपना मत दिया। और इसी को बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में व्याख्यायित किया। अब कुछ इसमें बहुत से की पॉइंट्स हैं, कुछ थोड़े से उन पर पहले विचार कर लेते हैं, उसके बाद में हम बिग बैंग थ्योरी पर चर्चा करेंगे। तो इनकी जो सभी की उत्पत्ति है, इन सभी की उत्पत्ति का मतलब ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल, इनको एक अदृश्य घटक जिन्हें बाद में क्या कहा गया, काले पदार्थ कहा गया, इसको अंग्रेजी में डार्क मैटर्स कह सकते हैं, और इन्हीं के अस्तित्व के आधार पर इन सभी की उत्पत्ति की परिकल्पना की गई। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने दो वैकल्पिक विचार प्रस्तुत किए। इन वैकल्पिक विचारों में यह बताया गया जो डार्क मैटर थे, दैट मीन्स काले पदार्थ थे, इनका अस्तित्व या तो गर्म रहा होगा और या फिर ठंडे रूप में ये विद्यमान रहे होंगे। अब अगर तर्क की बात करते हैं तो जो पहला तर्क था कि ये गर्म रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी गर्म पदार्थ होंगे तो उससे जो आकाश गंगाएं होंगी वो क्या होंगी, दूर दूर होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्प्रेड होगा, फैलाव होगा। और जो ठंडे काले पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, वो झुंड के रूप में होंगे और सघन होंगे। ठीक है। और वर्तमान की परिघटना में अगर देखते हैं तो आकाश गंगाएं बहुत ही अधिक निकट समूह में स्थित पाई गई हैं, न कि दूर दूर पाई गई हैं। तो ये जो हमारा बिग बैंग सिद्धांत है, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व घने पदार्थों से मानी गई है। घने पदार्थों का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे डार्क मैटर्स थे, काले पदार्थ थे, ये कहीं ना कहीं पास पास स्थित थे, और अर्थात ये ठंडे रहे होंगे। ठीक है। और इनके ही विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा जनित विकिरण के कारण, जिसका प्रतिपादन 1950-60 या 60-70 के दशक में किया गया। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत के बारे में एक संक्षेप में उल्लेख, और इन पॉइंट्स को आधार बना करके ही पूरी बिग बैंग थ्योरी बनाई गई, और आज ये सर्वमान्य परिकल्पना मानी जाती है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो आइए इसको बहुत ही व्याख्यायित रूप में समझते हैं, बिग बैंग थ्योरी में क्या चीज बताई गई है। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अंतरिक्ष के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे स्पेस कहते हैं, और स्पेस के बारे में ये कंसेप्ट है कि यह असीमित है, दैट मीन्स ना तो इसके आदि का पता है और ना तो अंत का पता है।
और इस सिद्धांत को हबल ने प्रतिपादित किया था। लेकिन फ्रांस के वैज्ञानिकों, फ्रांस, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मैपिंग में अगर चले जाएं आप तो फ्रांस भी यूरोप में पाया जाता है, यूरोप में है एक देश, और फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, ठीक है। और यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको स्थापित किया था और इसके अध्यक्ष लैमार्ड थे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अंतरिक्ष को असीमित बताया गया है। दैट मीन्स इसके किसी भी छोर का अता पता नहीं है, और यह बताया गया कि अंतरिक्ष का एक केंद्र है। हर चीज का एक केंद्र होता है, सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार से अंतरिक्ष का भी एक केंद्र बताया गया इस थ्योरी के अंतर्गत, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया। क्या कहा गया? सिंगुलरिटी कहा गया। और सिंगुलरिटी का अर्थ आप समझ सकते हैं एकक या फिर विलक्षणता, या आप इसको इस रूप में भी हिंदी में देख सकते हैं कि एक टाइप से यूनिफॉर्म रूप में कुछ पदार्थ, ठीक है। तो इस केंद्र को क्या कहा गया? सिंगुलरिटी कहा गया। और इस केंद्र का जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण था, ठीक है, इसी पर वर्क कर रहा था, कार्य कर रहा था। जाहिर सी बात है, कोई भी जो केंद्र होता है वहां पर सर्वाधिक आकर्षण होता है। सिंगुलरिटी को व्यक्तित्व शब्द से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही विलक्षण प्रकार का है तो कहीं पर भी भीड़ में वह अगर है तो लोगों का आकर्षण उसकी तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसी रूप में आप इसको यहां पर समझ सकते हैं कि जो अंतरिक्ष का केंद्र था उसे सिंगुलरिटी कहा गया, और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वहां पर कार्य कर रहा था, जिससे अब देखिए जहां पर आकर्षण होगा तो उसकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस केंद्र की ओर जो अंतरिक्ष में व्याप्त काले पदार्थ थे, जैसा जिसका उल्लेख अभी ऊपर किया गया है कि कुछ काले पदार्थ या तो गर्म रहे होंगे या फिर ठंडे रहे होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों ने अपने मत रखे। इन काले पदार्थ को आप डार्क मैटर आगे कहेंगे, ठीक है। और जो ऊर्जा कण थे, दैट मीन्स एनर्जी पार्टिकल्स, और धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स या गैस कण, गैसियस पार्टिकल्स, ये सभी क्या हुए? उस अंतरिक्ष के केंद्र सिंगुलरिटी की ओर आकर्षित हुए, और उनमें क्या हुआ? संघट्ट हुआ। संघट्ट का मतलब आपस में टकराव हुआ। और जब संघट्ट होता है, टकराव होता है, तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से इन संघट्ट से उत्पन्न ऊष्मा के कारण एक विशाल अग्निपिंड का निर्माण हो गया। और इस पर क्योंकि सभी पदार्थों का लगातार आकर्षण हो रहा था, और इसलिए इस पर अध्यारोपित जो भार है वह धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ने लगा। और जब अध्यारोपित भार बढ़ने लगा तो उसके आंतरिक घनत्व में क्या हो गई? वृद्धि हो जाएगी। जाहिर सी बात है, किसी के ऊपर जब लगातार भार बढ़ेगा तो उसके भार में भी वृद्धि होगी, और उसकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और घनत्व में जब वृद्धि हुई तो उसके जो क्रांतिक बिंदु था उसको टेम्परेचर ने गेन कर लिया। क्रांतिक बिंदु क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट। इट डिफाइंड एज, यू कैन से दैट, कि अगर ताप के बारे में बात करें तो ताप अपने चरम को पहुंच गया, दैट मीन सैचुरेटेड स्टेट। मींस उसके बाद जब हम तापमान को बढ़ाएंगे या तापमान बढ़ेगा तो वह वहां से अपनी सहनशक्ति को खो देगा, और इस प्रकार से उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होगी। तो यही सिचुएशन यहां हुई जब तापमान इस बढ़ते घनत्व के कारण अपने क्रांतिक बिंदु को प्राप्त कर गया, तो यह जो विशाल अग्निपिंड था इसमें एक विस्फोट हुआ, और अत्यंत ध्वनि के साथ यह विस्फोटकता को प्राप्त हुआ। और इस घटना को ही बिग बैंग कहते हैं, महाविस्फोट कहते हैं। और इस बिग बैंग के कारण, ध्यान दीजिएगा, इस बिग बैंग से उत्पन्न प्रत्येक कण, यहां प्रत्येक कण की बात की जा रही है। ईच पार्टिकल क्या बना? ब्रह्मांड बना। अर्थात आप यहां यह समझ सकते हैं कि बिग बैंग के फलस्वरूप जो बने वह असंख्य ब्रह्मांड बने, और अंतरिक्ष में अरबों खरब ब्रह्मांड हैं। कोई एक ब्रह्मांड नहीं है। कितने ब्रह्मांड हैं? अरबों खरब ब्रह्मांड हैं, और इनका निरंतर विस्तार होता जा रहा है। लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान देने वाली है
इनका स्वयं में तो निरंतर विस्तार होता जा रहा है, परंतु इनके मध्य की दूरी क्या हो रही है, क्या है, नियत है, जो कि इनके परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से है। अब देखिए इनमें निरंतर विस्तार कैसे हो सकता है, तो कैसे हो रहा है और उनके बीच मध्य की दूरी कैसे नहीं बढ़ रही है, इसको आप हब्बल के बलून एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। हबल ने क्या किया, एक बलून लिया और उस पे कुछ ब्लॉक स्पॉट्स पेन से रख दिए, स्केच से रख दिए। उसके बाद में जब उसमें गैस भरी तो यह पाया गया कि वो जो पार्टिकल्स थे उनके शेप में भी वृद्धि हुई। दैट मीन्स वह बिंदु थोड़ा सा बड़े हुए और उन प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी भी बढ़ी। तो हब्बल ने यह बताया कि यह जो बलून एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड का या मंदाकिनियों का विस्तार हो रहा है। लेकिन यह जो उदाहरण है यह आंशिक रूप से ही है। क्यों? क्योंकि अभी आपको यहां पर बताया गया कि इनके मध्य की दूरी नियत रहती है, लेकिन बलून वाले एक्सपेरिमेंट में उन बिंदुओं के बीच की दूरी भी लगातार आपको बढ़ते हुए दिख जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट आप अपने पास एक बलून को रख करके भी कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। आगे देखिए, ये अब ब्रह्मांड तो आपको पता चल गया कि असंख्य है, और प्रत्येक ब्रह्मांड, यहाँ बाकी के ब्रह्मांडों के बात छोड़ दीजिए, आप किसी एक ब्रह्मांड को पकड़ करके चल सकते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में क्या है, गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी मतलब मंदाकिनियां हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी, प्रत्येक गैलेक्सी में एक स्टार सिस्टम है। स्टार सिस्टम का मतलब तारों के का एक सिस्टमैटिक वे में कह सकते हैं श्रृंखला है, तथा प्रत्येक स्टार सिस्टम में नक्षत्र हैं, और नक्षत्र के क्या हैं, तारे हैं। ठीक है, और तारों के क्या हैं, ग्रह हैं। जैसे इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर या ज्यादातर एक दिवसीय परीक्षाओं में या जहां पर भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सूर्य निम्नलिखित में से है तारा, ग्रह, उपग्रह या फिर तारामंडल। ठीक है, तो आप यहां ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, और इसके कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। आप जानते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 हैं। ठीक है, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं सामान्य भाषा में, या इंग्लिश में कह सकते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, जो कि पूर्व की ग्रह की परिभाषा के अनुसार ग्रह की श्रेणी में आता था, परंतु 2006 में इसको ओवरलैपिंग पाथ के कारण ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, और अब प्लूटो, जिसे यम भी कहा जाता था, वह ग्रह में नहीं रहा, और इस प्रकार से वर्तमान में 8 ग्रहों को परिभाषित किया गया है ग्रहों की परिभाषा के अंतर्गत। और ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह होते हैं, और उपग्रह के चारों ओर भी क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, इन सब के बारे में आगे आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो यहाँ उम्मीद है कि आप लोगों को बिग बैंग थियरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके और आप इसको सुनिए अच्छे से। ठीक है, और तब आपको इसका भली प्रकार समझ हो जाएगी। आगे देखते हैं कि बिग बैंग थियरी के बाद में क्या हुआ। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि स्फीति सिद्धांत क्या है। तो बिग बैंग थियरी के बाद में 1980 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम था अलन गुरुथ। क्या नाम था, अलन गुरुथ। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ बताया। कहा नहीं, बिग बैंग सिद्धांत पूरी तरह से अंतरिक्ष के या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ है, और इस प्रकार से इन्होंने अपने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे इन्होंने स्फीति सिद्धांत नाम दिया। अब देखिए, इसकी अवधारणा क्या थी, इनकी अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान, आप एंटी मास, अगर ज्यादा इंजीनियरिंग में जाएंगे तो मास एंड एंटी मास की थ्योरी, लेकिन आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत अधिक वैज्ञानिकता की ओर जाएंगे तो फिर मानविकी विषयों के जो
छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पर उसका ज्यादा अधिक चर्चा नहीं करते हैं। दृश्य द्रव्यमान आप समझे, जिसको चूंकि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। उसका क्या है? वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। निष्कर्षतः ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है। ठीक है, किनका अस्तित्व है? अदृश्य काले पदार्थ, दैट मीन जो दिखाई नहीं देते हैं। यद्यपि कई मान्यताएं इन दोनों ही सिद्धांतों में, किन सिद्धांतों में? एक तो कह सकते हैं बिग बैंग और दूसरा ये स्फीति सिद्धांत। इन दोनों में ही बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ हैं। इस कारण इन दोनों ही सिद्धांतों को लगभग समान बताया गया है। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर मात्र इस तथ्य को लेकर के है कि ये जो विशाल अग्निपिंड की बात की गई थी, विशाल अग्निपिंड याद है ना, कि जो सिंगुलरिटी के में गुरुत्वाकर्षण अधिक था और आसपास के सभी डार्क मैटर धूल कण गैस कर सभी आकर्षित हुए थे। उसके बाद में फिर उनके संघट्ट से उनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई थी और फिर वो विशाल अग्निपिंड बन गया था ना, ठीक है। फायर बॉल बन गया था। उसी फायर बॉल की बात की जा रही है। वो जो विशालकाय अग्निपिंड था, इसका जो विस्फोट हुआ, उसके 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी, इसी बात को लेकर के इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसी कारण स्फीति सिद्धांत के बारे में चर्चा करना यहाँ अनिवार्य है। तो स्फीति सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया? ये जो विशालकाय अग्निपिंड था, इसके जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से, त्वरित गति का मतलब यह हुआ कि उसमें एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। दैट मीन्स टाइम इंटरवल में डिफरेंस रहा और उसमें क्या हुआ? फैलाव हुआ। और प्रक्रिया के दौरान 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और ये जो काले पदार्थ है, जिन्हें आप डार्क मैटर कहते हैं, इनके समूहन से जनित पदार्थों के समूह से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन होने से निर्मित पिंडों में ग्रहों का निर्माण हुआ और उन ग्रहों में पृथ्वी भी एक है। तो अब आपको यहाँ पर इन दोनों ही सिद्धांतों में जो माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहां से आप देख सकते हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन बावजूद इसके आज की डेट में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत ही पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत या यूं कहें परिकल्पना मानी जाती है। तो आइए आगे कुछ और तथ्यों की बात करते हैं। अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इनके बारे में कुछ एक डेटा टाइप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और पुनरावृत्ति उन प्रश्नों की होती रहती है। आने वाले परीक्षाओं में वे प्रश्न आपसे न छूट जाएं, इसलिए यहाँ पर कुछ बिंदुवार इनके बारे में आपको दिया गया है, इनको आप समझ लें, ठीक है। और इनको ना हो, जो कि डेटा है, क्योंकि ये बार बार बदलने वाले तो है नहीं, तो इनको आप मेमोराइज कर लीजिए। जैसे पहले में बताया गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितना है? 19.6 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है। और पृथ्वी की वही उत्पत्ति कितने माने? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। अच्छा, अब पृथ्वी पर अब देखिए, जो प्रथम चट्टान की उत्पत्ति की बात की गई है वो 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न एमसीक्यू में लगातार पूछे जाते रहते हैं। और अब क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट भूपर्पटी के बारे में आने वाले लेक्चर में जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर इसको कायदे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ आप ये समझिए कि जो दृश्य भाग है पृथ्वी का, जिससे हम संपर्कित रहते हैं, वह कहीं ना कहीं भूपर्पटी का के अंतर्गत ही आता है। तो भूपर्पटी की जो उत्पत्ति हुई वो 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, ठीक है। अब 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व भूपर्पटी की उत्पत्ति हुई। प्रथम चट्टान के ऊपर 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। हालांकि इन पर भी रिसर्च चलते रहते हैं और इनमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही डेटा मान्य है। प्रथम चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान थे, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। परंतु सर्वाधिक पुरातन चट्टान अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान क्या होते हैं, आग्नेय चट्टान क्या होते हैं, ये जब चट्टान वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा तो वहां पर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि सभी आग्नेय अवसादी चट्टान से अध्यारोपित होते हैं और इसी कारण से सबसे पुरातन चट्टान अवसादी चट्टानों को माना जाता है। अब यहाँ देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति में और क्या चीज बताई गई है। पृथ्वी प्रारंभिक दशा में कैसी थी? हॉट
इनकैंडेसेंट अति तप्त एवं गैसीय अवस्था में थी। अर्थात ये बताया गया है, अधिकतर जो तर्क युक्त धारणाएं हैं कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में बहुत ही रक्त तप्त और गैसीय अवस्था में थी, और उसके बाद में इनमें धीरे धीरे क्या हुआ, शीतलन होता गया, लगातार बारिश होती गई और फिर बादल बने, फिर वर्षा हुई, फिर बादल हुए, और इस प्रोसेस के तहत पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और यहाँ पर जीवन का शुरुआत हुई। वर्तमान विद्वान पृथ्वी की उत्पत्ति को निहारिका सिद्धांत से संबंधित मानते हैं। निहारिका, जिसको नेबुला कहते हैं, निहारिका के बारे में आपको इमैनुअल कांट और लाप्लास की संकल्पना में बताया गया था कि निहारिका क्या है। ठीक है, तो वहां पर आप वीडियो लेक्चर कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को आप वॉच कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां पर जाकर के आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो निहारिका का केंद्र सूर्य एवं निहारिका के धूल कण, गैस कण, ऊर्जा कण इत्यादि एकत्रित थे, जिनके आपसी संघट्ट एवं संलग्न से ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। यह ग्रहाणु कालांतर में किसी नाभिक के सहारे संकेंद्रित होकर जिस पिंड का निर्माण किए वह ग्रह कहलाए तथा निहारिका केंद्र में सूर्य बना। यह वहां पर चर्चा की गई थी। अच्छा, अब प्रश्न होता है कि पृथ्वी की का आकार कैसा है, तो अक्सर लोग कहते हैं नाशपाती के आकार, गोल आकार, इस टाइप। यह भी प्रश्न बारंबार लगातार पूछा जा रहा है, और यहां तक कि यूपी पीसीएस के अंतर्गत भी प्रीलिम्स में या समीक्षा अधिकारी में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो पृथ्वी का आकार आप आज जान लीजिए कैसा है, जियोड है। कहीं पर भी अगर विकल्प में जियोड है या तो आप जियोड को ही आप टिक करें। जियोड को हिंदी में भू आभ कहते हैं। क्या कहेंगे? भू आभ कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ही शब्द में अगर विकल्प में मौजूद हैं तो आप इन्हीं पर टिक करेंगे। इज दैट क्लियर? अब भू आभ या जियोड कैसा आकार होता है, आपने अगर पढ़ रखा है इलिप्स, इलिप्स मतलब कह सकते हैं कि, तो भू आभ, अभी नहीं, भू आभ। ठीक है, तो भू आभ लगभग कहने को इस टाइप से होता है। ठीक है, अर्थात यहां जो ध्रुव हैं, ध्यान दीजिएगा, टॉप पे और बॉटम पे ये दोनों चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। ठीक, और यहाँ ये परिधवर क्या होता है, ये फूला हुआ होता है। ये आपकी पृथ्वी इस टाइप से है। ठीक है, तो इसी आकार को या जिस प्रकार का आकार बनता है उसको क्या कहते हैं? भू आभ कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो भू आभ आकृति बनती भी है, यह कैसे बनती है? आखिर ये ध्रुवों पर चपटी क्यों हो गई? यहां पर चपटी है और यहां पर चपटी है। दैट मीन ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वास्तव में चूंकि सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल जो कि केंद्र की ओर वर्क करता है, वह इसके ध्रुवों पर लगता है। इसी कारण से चूंकि इन पर खिंचाव केंद्र की ओर अधिक है, इसलिए यहाँ का जो स्तर है, जो लेयर है, वो क्या हो गया है, अंदर की ओर खिंचाव है और वहां पर यह चपटा हो गया, दब गया है। जैसे कि आप फुटबॉल को दोनों हाथों के मध्य गदेलियों पर रख करके जब दबाएंगे तो जिस टाइप का आकार बनेगा वही भू आभ होता है। ठीक है, और परिधियों पर ये क्यों अधिक फूला हो या विषुवत रेखा पर क्यों फूला हुआ है, उसका प्रमुख कारण अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो मानविकी विषयों के से संबंधित है वो विशेष कर सुने, क्योंकि जो विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी हैं उनको तो इसके बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा या पहले से ही समझ होगी। मानविकी विषय वाले भी समझ लें, बहुत कोई कठिन नहीं, बहुत आसान सा है। तो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वह केंद्र की ओर होती है। जैसा कि अभी यहाँ बताया था ना कि जो है ये ध्रुवों पर चपटी क्यों है, क्योंकि केंद्र की ओर एक बल लगता है। ठीक है, जब ये परिभ्रमण करती है और या सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो उसमें चूंकि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एक बल वर्क करता है। जब भी कोई चीज वृत्ताकार मार्ग में घूमती है वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, ये अभिकेंद्रीय बल के लिए आप एक ये मान सकते हैं, एक डोरी लें, डोरी पर एक पत्थर का टुकड़ा बांधें और उसके बाद में उसको घुमाना स्टार्ट करें। तो आप देखिए पत्थर का टुकड़ा और जो डोरी है, डोरी आपके हाथ में है और इसके बीच में एक टेंशन फोर्स वर्क करता है, तनाव बल कार्य करता है। वह तनाव बल ही कह सकते हैं। अब यहाँ पर तनाव बल को आप अभिकेंद्र बल कह सकते हैं।
ठीक है। जैसे ही उस डोरी को काट दिया जाएगा वैसे ही वो पत्थर का टुकड़ा ये परवलयाकार पथ में दूर जा करके गिरेगा। ठीक, तो अभी तक जिस बल के कारण वह पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग पे गति कर रहा था, जब हम उस डोरी को घुमा रहे थे, तो वह बल ही अभिकेंद्र बल कहलाता था। तो अभिकेंद्र बल उम्मीद है समझ में आ गया। अपकेंद्रीय बल जैसे कि दही से मक्खन दूध से मक्खन या क्रीम निकालने का जो प्रक्रिया होती है जब मथानी से, तो क्या होता है कि हल्के कण बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, यह एक वास्तव में आभासी बल होता है। और जब हल्के तत्व जो तत्व होते हैं बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं, जैसे कि क्रीम क्रीम क्या होता है, हल्के कण होते हैं उसमें। ठीक इसी प्रकार से जो हल्के कण पाए जाते हैं वो सारे परिध की ओर फेंक दिए गए और यहाँ पर अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया मटेरियल। तो इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखाओं पर जो पृथ्वी है वो फैली हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का आकार जियोड क्यों है, जियोड आकार कैसा होता है, ध्रुवों पर ये चपटी क्यों है, विषुवत पर उभरी क्यों है। इज दैट क्लियर? तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति है, उपग्रहों की स्थिति है, एस्ट्रॉइड्स हैं, चंद्रमा है, इन सब के बारे में चर्चा आने वाले वीडियो लेक्चर 5 में करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो एमसीक्यू रिवीजन के लिए सेशन होता है, डेली शाम को 7:30 बजे होता है। इसमें डे वाइज सभी सब्जेक्ट्स को समाहित करते हुए किया गया। उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आप वीडियो लेक्चर्स देखिए और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। डेली 20 क्वेश्चंस दिए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। इसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देख सकते हैं। और डेली 7:30 बजे लाइव ये वीडियोस आते हैं। आप वहां पर जाकर के क्विज में शामिल भी हो सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।